नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में फैली अफवाह पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे और 2 चरणों में इनको संपन्न कराया जाएगा। पहली वोटिंग 24 जुलाई और दूसरी 28 जुलाई को होगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर सियासत भी लगातार जारी है और सभी पार्टियों की ओर से पंचायत चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए साहब। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद सूबे में बढ़ी सियासी हलचल। पंचायतों में जीत को लेकर आश्वस्त सीएम धामी। कांग्रेस बोली कुछ भी कर लें, हारेगी बीजेपी। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां पंचायत चुनाव के मैदान में जी जान लगाकर उतरने को आतुर हैं। मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और देशभक्ति को महत्व देती है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमेशा बीजेपी को समर्थन दिया है और काम करने के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताया है, वैसे ही इस बार पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को ही जीत मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को भरोसा जनता से ज्यादा उस प्रशासनिक तंत्र पर है जिसका चुनाव में जमकर दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो भी कर ले, जनता पंचायत चुनाव में उसे सबक सिखाएगी। अब भाजपा रहेगी कब? अब तो 1.25 साल है, जो आज तक 9 साल नहीं कर पाए, वो अब ये 1.5 साल में क्या करेंगे भैया? कौन सा कद्दू में तीर मार लेंगे 1.25 साल 1.5 साल के अंदर? और इसमें भी 6 महीने तो गए वाले में रह जाता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जनता इस बात को समझती है, इसलिए जनता बदलाव ला रही है और बदलाव में कांग्रेस को जिता रही है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिता रही है, क्योंकि लोग अब 2027 कांग्रेस को देना चाहते हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भूमिका बेहद खास साबित होने वाली है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पंचायत चुनाव में अपनी अपनी जीत पक्की करना चाहेंगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि गेंद किसके पाले में जाती है। देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए, तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे बिना समय गवाए। कौन कौन है आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ गरिमा दसोनी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी स्वागत है। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, वो भी जुड़ गए, देवचंद उत्तराखंडी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और अब से कुछ ही देर के बाद नीरज कोहली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। जैसे हमारे साथ वो जुड़ेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले गरिमा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपके नेताओं की ओर से, आपकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल ये जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर सीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर उन्होंने हमें मौका दिया, जनता ने हमें प्यार दिया, इसी तरीके से इन पंचायत चुनावों में जनता हमारे ही नाम पर मुहर लगाने वाली है। दरअसल आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा है सरकार को, इसीलिए ये दावा किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मैम कि ऐसा क्यों लगता है आपकी पार्टी को? क्योंकि भाई आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है। अब ईवीएम को लेकर आप दोष ठहराते थे, आपने देख लिया होगा हाल ही में जो निकाय चुनाव हुआ वो तो बैलेट से हुआ है और वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ा। तो किसी ना किसी चीज पर तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा ना मैम। देखिए, जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे आधार होता है अमित भाई।
और अगर मेरे नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कोई बात कही है तो उसके पीछे तो और भी ठोस आधार है। नगर निकाय के चुनाव में आपने कहा बैलेट पेपर से चुनाव हुए और फिर भी आपको हार का मुंह देखना पड़ा। शायद आपके संज्ञान में नहीं है कि छोटा सा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, 1.25 करोड़ की हमारी आबादी है। 1.25 करोड़ में मुश्किल से मुझे लगता है 60 से 70 लाख तो वोटर होंगे, बाकी सब वयस्क नहीं होंगे, बच्चे होंगे या इतने बुजुर्ग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। ऐसे में जो 70-80 लाख वोटर हमारे वहां था, 4 लाख से ज्यादा, मतलब अब ये बात सत्यापित हो चुकी है कि नगर निकाय के चुनाव में मोहल्ले के मोहल्ले, कॉलोनी के कॉलोनी गायब कर दी गई और 4 लाख जो मतदाता है वो अपने मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो संविधान ने उसको दिया है उसका प्रयोग नहीं कर पाया। तो इतनी बड़ी धांधली, और कौन बनाता है ये पूरी लिस्ट? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग किसकी कठपुतली बना हुआ है? आज ये किसी से छुपा नहीं है। निकाय की बात को अलग रख दें तो आज पंचायत चुनाव राज्य में चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में आप देखिए कि किस तरह की अंधेर गर्दी मची हुई है। मैं तो कहूंगी अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमारे वहां जो आज चल रहा है वो इतना विभत्स दृश्य चल रहा है, भूतो न भविष्यति। हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमने आयोगों को कभी इस तरह से कठपुतली की तरह नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है गरिमा जी, नहीं, अगर आपकी पार्टी को ये लगता है गरिमा जी कि वाकई में चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है सरकार की और प्रशासनिक तंत्र जो है वो पूरी तरह से फेल है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो फिर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई जो निकाय चुनाव में प्रशासनिक तंत्र था, जो चुनाव आयोग था, वही अब है, तो अब आप जीत का दावा फिर कैसे कर रहे हैं? अगर वाकई में इस बात में दम है जो आप कह रहे हैं, तो फिर अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ठीक है निकाय चुनाव में आप हार गए लेकिन पंचायत चुनाव में आप जीत जाएंगे? तो कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, कुछ बदलाव तो है नहीं। बहुत अच्छा वो तो सवाल, सारी चीजें वही है ना। निकाय चुनाव में इन्होंने एक अपना तिकड़म चला, इन्होंने वोटर ही गायब कर दिए। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये सत्यापित हो चुका है, ये गरिमा दसौनी के मुखारबिंद से नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग कबूल कर चुका है कि 4 लाख वोटर्स वोट नहीं दे पाए, उनका नाम नहीं था, लिस्ट से गायब था, वो चीखते चिल्लाते रह गए, कोई उनके रेस्क्यू को नहीं आया। वो तो रहा एक तिकड़म। अब इन्होंने यहाँ तिकड़म क्या करी, यहाँ इन्होंने मन मर्जी के निरस्त कर दिए नामांकन, यानी कि भाजपा के नामांकन रहने दिए, 7 नामांकन एक पद पर निरस्त किए हैं इन वन गो। और उसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने पत्र निकाला 6 जुलाई को सारे जिलाधिकारियों, यानी कि 12 जिलों में हो रहे चुनाव हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलाधिकारियों के लिए आदेश पत्र निकाला और उसमें दोनों तरह की बातें कही। मतलब इतना ज्यादा अंधेरगर्दी मचा दी कि 11 जुलाई को स्टे लाना पड़ा, हाईकोर्ट को स्टे देना पड़ा और उसको निरस्त करना पड़ा निर्वाचन आयोग के 6 जुलाई के पत्र को। आज सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई है भाजपा ने। गरिमा जी, मैं आगे बढ़ूंगा, बस बहुत छोटा सा सवाल है, मैं आपसे जानना, नहीं सुन लिया मैंने, आपकी सारी बातें सुन ली, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी तो कम से कम प्रवक्ताओं की बात सुनता है। जब मैं कह रही हूं कि मैम क्या बात आप कर रही हैं? मैंने तो पूरी बात आपकी सुनी, स्टार्ट मैंने आपसे किया, पिछले 3 मिनट से मैं आपको सुन रहा हूं। आधा मिनट और दीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूं। जल्दी से बोलिए। एक हमारी प्रत्याशी थी जिसने नामांकन किया, उसकी शिकायत कर दी गई निर्वाचन में कि उसके वहां शौचालय नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसमें एक लाजमी क्लॉज है कि शौचालय होना चाहिए। आप यकीन मानेंगे हमारे गांव घरों में घर के अंदर शौचालय बनाते ही नहीं। उसने अपने बाहर अपने गौशाला के पास अपनी शौचालय बना रखी थी, हाईकोर्ट से जीतकर आ गई तो भाजपा के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी करारा तमाचा पड़ा है और बार बार हाईकोर्ट तल्ख टिप्पणी कर रहा है। आज के समाचार पत्र आपने पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी को अपनी संस्था की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए, विपक्ष का दमन करना बंद कीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लग रहा है कि भाजपा अपनी चला रही है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन कुंवर साहब, एक अलग बांसुरी बजानी चाहिए। ये जो दावा किया जा रहा है ना, और अपनी जीत को लेकर इतने जो आश्वस्त आप लोग नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, ये तर्क है कि भाई आपको प्रशासनिक तंत्र पर इतना भरोसा है कि आपके मन मुताबिक ये चीजें होंगी और इसीलिए ये इनके इन प्रकारेण जीत आप ही की होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम जीतेंगे। आपको लोकतंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है? आपका जवाब सर। तिकड़मों की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जब से जनता ने
करारा जवाब देना शुरू करा है, मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करा है, तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के हर काम में भी तिकड़म नजर आने लग गई है। तो ये तो एक कांग्रेस का अपना तिकड़म की राजनीति का इनका ये निजी मामला है। लेकिन ये तय है कि आज उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति देशवासियों का, प्रदेशवासियों का विश्वास मजबूत हुआ है। और वर्तमान कांग्रेस जो इस चीज को समझती है, तो निश्चित तौर पर वो भ्रमित करने की दृष्टि से इस तरह के अनगल बयानों को लेकर आज फिर जनता के बीच में जा रही है और खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही है। उन्हें एक्सपोज करने के लिए किसी भाजपा प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है, किसी भाजपा कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को एक्सपोज करने के लिए ये खुद ही काफी हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, तो उसके पीछे कारण सिर्फ एक नहीं, लेकिन ये भी तो सच है ना कुमार साहब कि कुछ मामलों को लेकर सरकार फंसती हुई नजर आई। नहीं कुमार साहब, मेरा सवाल सुनिए भाई, ये भी तो सच है ना कि कुछ मामलों को लेकर सरकार फंसती हुई नजर आई और हाईकोर्ट से भी कई मौकों पर फटकार लगी है, ये भी आप जानते हैं। देखिए जहां तक हाईकोर्ट के प्रकरण का और चुनाव आयोग का मसला है, ये सब संवैधानिक दृष्टि से लिए गए निर्णय हैं और सरकार ने उसमें कहीं पे भी दखल देने का प्रयास नहीं किया। और उन चीजों को बिल्कुल जैसे वो जिस ट्रैक पर लोकतांत्रिक रूप से चल रहे थे, उन्हें उसी ट्रैक पर जाने दिया। उनका सहारा लेके अगर आज चुनाव भटकाने का, जनता को भ्रमित करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, तो ये कांग्रेस को अपनी करनी अपने ऊपर ही उल्टी आती हुई नजर आ रही है और ये आने वाले चुनावी नतीजे खुद साबित भी कर देंगे। ठीक है, चलिए आता हूं सर मैं आपके पास। देवचंद उत्तराखंडी जी, आपको क्या लग रहा है भाई, कांग्रेस और बीजेपी तो आपस में ये कह रहे हैं हम जीतेंगे। वो बात अलग है कि कांग्रेस ये कह रही है भाई कि इनको प्रशासनिक तंत्र पर इतना भरोसा है, इसी वजह से ये ऐसे दावे कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, क्योंकि वोट तो जनता को ही करना है ना, जनता ही ये तय करेगी कि जीत किसकी होगी या किसको उसको जिताना है, चाहे वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हों या फिर कांग्रेस के समर्थित हों या उनके पार्टी के प्रत्याशी हों। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ यूकेडी की क्या स्थिति है चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो अमित जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो प्रश्न मेरे मन में थे सारे तो आपने जपेंद्र जी को भी और हमारे जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं दर्शनी मैम, उनको पूछ लिया जी। तो संतोषजनक रिप्लाई नहीं मिले, लेकिन उनके आरोप उन पे जो थे उससे स्पष्ट हो गया कि कार्रवाई क्या है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ कि हमारी स्थिति क्या है। ये बार बार बोलते थे आपको नकार दिया, वास्तव में इनके प्रोपगंडा से कहाँ कुछ जनता में नकार तो था, लेकिन आज जनता समझ गई, क्योंकि ये जो पंचायती चुनाव हैं ये कंप्लीट उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की अवधारणा पर है और आज उन्हीं का चुनाव हो रहा है। तो वो समझ गए स्कूल बंद हो रही है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, पानी जल पर नल पर जल, जो कहानी सुना रहे थे वो आजकल कुछ भी नहीं है। तो वो सब समझ गए। तो अमित जी मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो स्थिति बता रहे हैं हम जीतेंगे। मैं तो आपको ताल ठोक के बता रहा हूं कि कई जगहों पे हमारे जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुने गए हैं। अब आप ले लो, अब आप कहानी कहां बताओगे? और अब बात ये आती है कि जो बीजेपी ताल ठोक रही है कि हम जीतेंगे, तो ये वो बात है कि जब अर्जुन के रथ में हनुमान जी बैठे थे और कर्ण तीर चला रहा था और जो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे थे कि वाह करण, तो वो वही स्थिति है। इनको गुमान है खाली हम जीतेंगे। शर्म नहीं आ रही कि इतने बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मार दी, चुनाव इतने देर से कराए। ये सब जो है एक्चुअली क्या है, ये जो इनको वो चीज लगती नहीं, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। अभी ज्यादा दूर का प्रकरण नहीं है। माननीय हाईकोर्ट के जज जो थपलियाल जी हैं, हालांकि उन्होंने माननीय हरीश रावत जी के बात पर टिप्पणी की, लेकिन सुनाना बहू बेटी को, बोलना बेटी को और सुनाया बहू को गया है, उसमें उन्होंने लताड़ मारी। आपको शर्म आनी चाहिए। 25 साल में आपका ज्यादा टेन्योर रहा, उतना कांग्रेस रहा, क्यों नहीं राजधानी गैरसैंण बनाई? तो अब वो वक्त आ गया है, जनता सब समझ गई है और हम तो बता रहे हैं कि आज हम स्थिति में हैं कि कई जगह पर हमारे निर्दलीय नहीं, जो यूकेडी से समर्थक जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं और ये हमारे लिए एक
बहुत ही गौरवमय क्षण है। और निस्संदेह अब जब रिजल्ट आएगा तो हमारे हक में, जहां हम कुछ भी नहीं थे, आप लोगों ने हमारे को बदनाम कर दिया था, वहां हम एक अच्छी स्थिति में होंगे। अमित जी चलिए ठीक है सर, देखते हैं अब रिजल्ट जब आएगा तो आपके दावे में कितना दम है वो भी पता चल जाएगा। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा आप देरी से जुड़े हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि सीएम साहब को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई पंचायत चुनाव में विकास और राष्ट्रवाद वो काम करने वाला है, यानी कि दो बड़े मुद्दे। एक तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार जो लगातार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार का जो फायदा लोगों को मिल रहा है उसका हमें भी लाभ मिलेगा पंचायत चुनाव में। दूसरा वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद। तो पंचायत चुनाव जैसे छोटे से चुनाव में क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद कोई मुद्दा बन पाएगा क्या? लोकसभा विधानसभा में बनता है, सभी हम जानते हैं इस बात को, उत्तराखंड में खास तौर पर, लेकिन पंचायत चुनाव जहां पर गांव की छोटी छोटी जो ग्राम पंचायतों की जो समस्याएं होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है लोगों का कि भाई हमारी इन समस्याओं को कौन दूर करेगा, हम उसको चुनेंगे। देखिए अमित जी की राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी रणनीति है उसका एक प्रमुख एजेंडे का एक पार्ट है जी। तो वो किसी भी चुनाव में जिस चुनाव में वो सक्सेस हो जाता है तो फिर दूसरे चुनाव में भी वही चलेगा। आपको एक जगह कामयाबी मिली, एक रणनीति से एक जगह पे कामयाबी मिल गई तो उस रणनीति को आदमी अगली जगह इंप्लीमेंट करते हुए संकोच नहीं करता। तो राष्ट्रवाद तो आप निकाय चुनाव में लो, निकाय चुनाव में भी लोकल डेवलपमेंट की बात हुई, लोकल सरकार ने अपनी उपलब्धियों की बात करी, लेकिन राष्ट्रवाद की भी बात करी और तमाम तरह की चीजों की बात करी। तब जो इश्यू, क्योंकि राष्ट्रवाद इसलिए उठाएंगे कि वो उनकी केंद्र की जो सरकार है उनके मुख्य एजेंडे का पार्ट है। तो लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव जो हैं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल एक किस्म से डिफर होते हैं चुनाव। बिल्कुल सही बात। और आप रिजल्ट भी देखेंगे तो काफी उनमें अंतर रहता है। वजह यह है कि ये छोटा चुनाव है, छोटी सरकार की चुनने के लिए चुनाव है, छोटी सरकार के गठन के लिए चुनाव है। इसमें मेरा मानना ये रहता है कि पार्टी सिंबल से भी ज्यादा जो है व्यक्ति के प्रतिनिधि की फेस वैल्यू जो है वो ज्यादा मायने रखती है कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका रिलेशन कैसा है, आपकी अपने छोटे से जो क्षेत्र है आपका उसमें पकड़ कैसी है। आपने देखा कि जो निर्विरोध लोग चुने जा रहे हैं वो फेस वैल्यू भी चुने जा रहे हैं, किसी सिंबल की वजह से नहीं चुने जा रहे हैं। तो लोकल बॉडीज के चुनाव में हमेशा हमने देखा, आपने निकाय चुनाव में भी देखा कि भले ही सत्तारूढ़ दल का थोड़ा पलड़ा भारी रहता हो, लेकिन चुनाव परिणाम एक तरफा नहीं रहते, मिले जुले चुनाव परिणाम आते हैं। उसमें इंडिपेंडेंट बड़ी संख्या में जीत के आते हैं, विपक्षी जो है हमारे उनके भी जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो भी जीत के आते हैं। और रूलिंग पार्टी का तो खैर क्योंकि उसमें नंबर लगना ही लगना है, क्योंकि आप केंद्र की सरकार भी उनके साथ खड़ी है, राज्य की सरकार भी उनके साथ खड़ी है, पावर भी है उनके पास, सिंबल भी है, सारी चीजें हैं उनके पास, बताने को भी बहुत कुछ है। तो ये मिला जुला चुनाव रहता है। ये इस तरीके का चुनाव नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो जाए कि जैसा सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि नहीं भी एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव के परिणाम हमने देखे हैं, वो आपके सामने है। तो ये इसमें फेस वैल्यू जो है उसको मैं बहुत आगे रखता हूँ इस चुनाव के अंदर, लोकल बॉडीज के चुनाव। लेकिन नीरज जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई सीएम साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको अपने प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा है कि वो सपोर्ट करेगा हमें, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखें, ये भी कहने वाली बात नहीं है, विपक्ष का ये भी मुख्य हथियार हो गया। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी, देश में कहीं भी कोई चुनाव हो रहा हो, कोई आपको किसी भी जगह भी ऐसी जगह लगे विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल पे आरोप ना लगाया हो कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो रहा हो। विपक्ष में जो भी रहता है, ऑपोजिशन में जो भी रहता है, वो सत्तारूढ़ दल पर पावर के मिसयूज का आरोप लगाता ही है। और कहीं ना कहीं इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं इस बात से भी ईमानदारी से कबूल करता हूं कि जो सरकारी मशीनरी है वो सरकारों के इन्फ्लुएंस में रहती है, दबाव में रहती है, प्रभाव में रहती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो ऑपोजिशन तो इस बात को लेकर चलेगा। ऑपोजिशन में कोई भी हो, कल भाजपा थी वो भी कांग्रेस पे आरोप लगाती थी, आज कांग्रेस है भाजपा पे आरोप लगा रही है। तो ये देश के चुनाव की बात हो, चाहे राज्यों के चुनाव की बात हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव की बात हो, तो ये तो विपक्ष का चलता रहेगा। मतलब आप ये कहते हैं चलता रहेगा, चाहे हो सकता है सरकार इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये चलता रहेगा। हाँ, समझ गया मैं बात। 100% चलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गर्मा जी बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए मैम।
देखिए अमित जी, ये जो चुनाव होते हैं छोटी सरकारों के, पंचायतों के चुनाव, ये ग्रामीण अंचलों के चुनाव है, जैसा कि सबको विदित है। अब ग्रामीण अंचल में क्या हो रहा है कि बहुत मेहनत मशक्कत खून पसीने से उत्पाद उगाया जा रहा है, फसल को जंगली जानवर चट कर जा रहा है। उसका कोई नीति जो है धामी सरकार के पास नहीं, क्योंकि धामी सरकार तो पिछले 3-4 सालों में केवल म से मजार, म से मदरसा, म से मुसलमान करती रह गई। धर्मांतरण कानून ये लाए, जिसके लिए अपनी पीठ इन्होंने थपथपाई। और आप आंकड़े सुनिए, 2000 से 2022 तक 11 मामले थे उत्तराखंड में धर्मांतरण के, आज धामी राज में 47 मामले हो गए। धर्मांतरण में 4 गुना वृद्धि हो गई। धर्मांतरण कानून लाने के बाद, अपनी पीठ थपथपाने के बाद, जो अग्निवीर योजना ये लाए, वो किसको मारा उस अग्निवीर योजना ने? इन ग्रामीण लोगों के बच्चों को। तो बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो इन ग्रामीण लोगों की। जो वो चंपावत और सल्ट के मंडल अध्यक्ष ने बड़ा बलात्कार किया ना, वो किसका किया? वो एक ग्रामीण बच्ची थी, गांव की बच्ची थी, खेतों में बहला फुसला कर ले गए। जो ये लिव इन रिलेशनशिप को वैधता दी है यूसीसी में, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? गांव का व्यक्ति हो रहा है, क्योंकि उसके बच्चे शहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं मार इस लिव इन रिलेशनशिप से पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी राज्य का देखिए, विकास का पैमाना होता है उसका जीडीपी, उसका पर कैपिटा इनकम, लेकिन हमारे वहां तो हवा में तीर उड़ाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई भाई, 80,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आप छोड़ के सोचिए, छोटी सी आबादी वाला हमारा प्रदेश उत्तराखंड, यहाँ 80,000 को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो क्या आपको और गरिमा धसौनी को पता नहीं चलेगा? अगर ग्राउंडिंग होगी, अगर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, रिजॉर्ट, होटल कुछ भी खुलेगा, क्या हमको पता नहीं चलेगा? तो ये आकाश में बना रहे हो या पाताल में बना रहे हो? 1 लाख करोड़ बोल तो दिया, कहाँ है निवेश? कौन से विभाग में? पूछ पूछ के थक गई, श्वेत पत्र जारी करो ना। कौन से विभाग में हो रहा है, किस तरह का निवेश हो रहा है, कौन से जिले से कितने युवक युवती को जवाब दीजिए कुमार साहब, जवाब दीजिए। तो बताओगे कि नहीं बताओगे? सीधे तौर पर तो इनकी जितनी कुनीतियां हैं धामी जी की, उसका अगर सीधे सीधे असर पड़ा है तो वो ग्रामीण जनता पर पड़ा है। आज ग्रामीण जनता कह रही है कि कौन सा जल और कौन सा नल, बिजली का बिल भेजा जा रहा है भाई साहब, नल लगा दिए गए, जल जीवन मिशन के तहत नल लगा दिए गए, बिजली का बिल ग्रामीणों को भेजा जा रहा है, नल सूखे पड़े हैं। तो इसमें जनता सबक सिखाएगी। और इन्होंने कहा वरिष्ठ पत्रकार महोदय नीरज कोहली जी ने, ये तो हमेशा कहा है, विपक्ष आरोप लगाता है, और जो है सरकारी तंत्र तो इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। सरकारी तंत्र अलग चीज होती है नीरज कोहली जी। राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी तंत्र नहीं है, वो आयोग है, वो संवैधानिक पीठ है। तो उससे नहीं अपेक्षा की जाती कि वो कठपुतली की तरह या प्रवक्ता या भोंपू की तरह काम करेगा। सरकार नहीं थी, इन्हीं की सरकारें थी, और इन्हें विकास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्हें विकास इसलिए दिखाई नहीं देगा कि अगर ये होने वाले विकास को एप्रिशिएट करने लग जाएंगे, ये उसे स्वीकारने लग जाएंगे, तो जो एक पुरानी पीढ़ी जो कांग्रेस पे भरोसा करती रही है, और वो निश्चित तौर पर अपने आप को ग्लानि महसूस करेगी कि जिस कांग्रेस को हमने देश पे राज करने के लिए 70 साल दिए, उस कांग्रेस ने वास्तव में देश के साथ धोखा किया, और जिन्हें राज करने में अभी सिर्फ 11 वर्ष हुए हैं, और उन्होंने 11 वर्षों में वो कर दिखाया कि आज पूरी दुनिया में भारतवर्ष का डंका बोल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम इनके दुख में शामिल हैं। हम समझ सकते हैं कि सत्ता से बाहर रहने का दुख इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन देश की जनता उत्तराखंड वासी खुश है, भारतवासी खुश है, और देश के वहाँ जो प्रगति का पहिया है वो सर्वपट रफ्तार से बढ़ रहा है। अब उस रफ्तार के साथ कांग्रेस कहीं पे भी अपने आप को आपके पास होगा ना, पीछे भी चलता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। नीरज जी ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर ये सरकार इतना ही बुरा काम कर रही है तो एक के बाद एक चुनाव जीते कैसे जा रहे हैं? भाई सरकार काम कर रही है, जनता अगर आशीर्वाद दे रही है तो इसका मतलब काम तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब जैसा कि गरिमा जी ने कहा कि भाई ये तो एम के पीछे पड़ गए हैं, एम से मदरसा, एम से मजार, एम से मोदी, एम से मुसलमान, एम ही एम करे जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। क्या सच्चाई है सर? नहीं अमित जी देखो, हम तो जो व्यवहारिक चीजें जो सामने जमीन पर दिख रही है, जो चीजें सामने दिख रही हैं उसको देख के बात कहेंगे ना। बात आपकी बात के साथ ही अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप पिछले कितने चुनाव हुए लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, तमाम चुनाव में विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को
सरकार की और तमाम चीजों को, कानून व्यवस्था की बात हो, करप्शन की बात हो, तमाम मुद्दों को विपक्ष ने उठाया और चुनाव में पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन जब हम रिजल्ट देखने जाते हैं तो हमें रिजल्ट में परिणाम कुछ और नजर आता है। जनता सरकार के साथ, सत्ता पक्ष के साथ खड़ी नजर आती है, जनता भाजपा के साथ खड़ी नजर आती है। 4 लाख नीरज को लीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ, 4 लाख वोटर्स गायब कर दिए गए निकाय चुनाव में। क्या आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ ये? क्या इस बात को आप सत्यापित नहीं करेंगे? 4 लाख वोटर्स को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, हाँ या ना? बोलिए। इस बार जो सचिव है निर्वाचन आयोग, निकाय चुनाव में वोटर्स गायब हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सारे चुनाव आपके सामने एक के बाद एक चुनाव होते जा रहे हैं। आप जिस दावे की बात करते हो, जिस दावे की बात करते हो, वो दावा परिणामों में नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए ना। आपकी रणनीति में, आपके विश्वास में, आपके भरोसे में कहीं ना कहीं कमी है। चलिए, समय मेरे पास बचा रहे, जल्दी से। हाँ देवचंद जी आप बोलिए, देवचंद जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। बोलिए सर, बोलिए, जल्दी बोलिए। अमित जी, कोहली जी ने जो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है जीतने हारने का, और उन्होंने ये भी बात की है कि जो इसमें है तो जो सरकारी तंत्र वो प्रयोग में लाते हैं। इससे स्पष्ट है कि जीत का मतलब हम फिर भी ये न समझे कि हम हार इसलिए गए हैं कि जनता का विश्वास नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बात भी स्वीकार की है कि हम जो है सारे लोग बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के जो कमियां उनको सड़क पर लाते हैं। इसका मतलब हम भी काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है, इसीलिए हमको विश्वास है। ठीक है, जल्दी से हाँ कुमार साहब बोलिए जल्दी, फटाफट जल्दी। भारतीय जनता पार्टी का सिंगल एजेंडा है उत्तराखंड और आम उत्तराखंडी का विकास, और उत्तराखंड का जनमानस इस पसंद कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे इस चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने की, अपने अपने बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जीत के सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आएगा, चुनावी परिणाम जो हम सबके सामने होगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।